जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। न्यूज़ोहॉलिक मंजरी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे अफ्रीका की। गरीब देश है वहां पर, लेकिन बड़ी-बड़ी फंडिंग्स रिजेक्ट कर रहे हैं। क्यों और कैसे, ये जानना है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेंबरशिप लिंक ध्यान से ले लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं जिम्बाब्वे से। उनको ट्रम्प $8 बिलियन की एड दे रहे थे। जिम्बाब्वे ने मना कर दिया। अब सब पूछेंगे, भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे हेल्थ को अपलिफ्ट करने के लिए यूएस पैसे दे रहा है और तुम मना कर दे रहे हो। आर यू ऑल राइट? एवरीथिंग इज ओके? तो अब इसके ऊपर जो उन्होंने शर्त रखी थी, देखिए यूएस वगैरह के जितने भी, चाहे आईएमएफ की आए या यूनाइटेड नेशन की आए, जितने भी यूएसएआईडी की आए, जितनी भी फंडिंग आती है, उसके साथ छोटे में एस्टेरिस्क लगा करके कुछ कंडीशंस अप्लाई लिखी होती है। यहाँ कंडीशन अप्लाई थी कि आपको अपने सिटीजन का हेल्थ डेटा यूएस के साथ शेयर करना पड़ेगा। एंड दिस इज वेयर जाम्बिया सेट फुट, नो आई एम नॉट डूइंग सो, ये मेरे सोवरेनिटी के खिलाफ है, इसलिए हम आपको कोई अपना डेटा नहीं देंगे। आप इस डेटा के बिना अगर पैसे दे सकें तो ठीक है, और नहीं दे सके तो आप अपनी एड अपने पास रखिए। आप एड देंगे तो उसके ऊपर भी कुछ इंटरेस्ट तो लेंगे ही लेंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जब आप इंटरेस्ट ले ही रहे हैं तो उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई क्यों? भारत में भी एक समय हम देखते थे, हम लोगों की आदत थी, सड़क जब बनाते थे तो उसके आगे नीम और आम, इन सब के पेड़ लगाते थे, ताकि जो यात्री हैं उनको छाया भी मिले, फ्रेश एयर भी मिले और उनको फल वगैरह भी मिल जाए, तो यात्रा सुखद और आसान हो जाए। लेकिन जब वर्ल्ड बैंक आया तो उसने वहां पर किस तरह के पेड़ लगाए? गुलमोहर आदि के। अब गुलमोहर के पेड़ से ना आपको प्योर पर छाया मिलती, क्योंकि बड़े घने नहीं होते, और उनका ऑक्सीजन लिमिटेड मिलती है, नीम जितनी नहीं मिलती, और फल वगैरह मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो जब ये पैसा देते हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं और अपनी शर्तें भी लगाते हैं। अब उनको आपके रिसोर्सेस पे, सीड रिसोर्सेस मतलब आप अपने रिसोर्सेस मुझे दे दीजिए, हम आपकी सड़क बनवा रहे हैं, पर इधर जो खदान है वो माइनिंग हम करेंगे, और माइनिंग हमारे टर्म्स पे होगी। ये आपने वेनेजुएला में देख लिया है, ये ताजा तरीन उदाहरण है। फिर चाइना को हटाओ, तो कुछ लोगों के चाइना से बहुत अच्छे संबंध है। कुछ देशों ने तो यहां तक किया कि जब यूएस से जो डेप्ट है, जो एड है, उसको जब उन्होंने चाइनीज युआन में कन्वर्ट किया तो उनके लिए लोन बहुत सस्ता हो गया। ऐसे में जब यूएस आएगा कि हम आपको हेल्थ के लिए पैसा दे रहे हैं और आप वो चाइना को आउट कर दीजिए, तो कोई भी तैयार नहीं होगा। युआन इज अ स्ट्रॉन्ग करेंसी इन अफ्रीका। अब आ जाते हैं तीसरी चीज, करप्शन। आप एक तरह से नहीं राजी हो रहे हैं तो जो डिस्पेंसेशन है रूलिंग, उसको तरह तरह की लालच दी जाती है, और कुछ इस चक्कर में फंस भी जाते हैं। बच्चों को फॉरेन स्टडीज में आ जाइए, और उनको किसी तरीके की बढ़त दे दीजिए, इलेक्शन में अपने ऑपोजिशन को हरा दीजिए, इलेक्शन में ज्यादा पैसे लगा दीजिए, आपको कुछ और तरह के फॉरेन में आपके एसेट्स बन जाएंगे। तो तरह तरह के लालच होते हैं, जिसमें स्विस बैंक ऐसे ही थोड़े भरा हुआ है। तो इस तरह के लालच दे करके करप्शन भी इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अफ्रीका काफी एक ट्राइबल सोसाइटी के तौर पर जानी जाती है, और आपको मालूम है जो लोग भूमि से जुड़े होते हैं वो काफी ईमानदार होते हैं, उनको करप्शन आता नहीं है, पर उनको सिखाया जरूर जा सकता है। और ये सिखावट जो है फॉरेन एड के साथ बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो अब अफ्रीका में इस तरह से ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब जो डील्स है उनको रिजेक्ट करने के और क्या है, आपने क्या किया कि जिस तरीके से लोग वो कहते हैं कि मिलिट्री कोऑपरेशन आप हमारे साथ करेंगे, मतलब आपको पसंद हो, आपके हिसाब से जरूरी हो ना हो, आपको हमारे हथियार खरीदने होंगे, उनकी ट्रेनिंग्स लेनी होगी, और उसके बाद फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी को यूएस इंटरेस्ट के अलोंग करना होगा। तो अब आप इस चीज की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें विजय आप नहीं, यूएस होगा, क्योंकि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी यूएस के हितों के हिसाब से बना रहे हैं। मतलब धीरे धीरे आपके यहाँ रूल्स जो है, आपकी पार्लियामेंट है, ये सब घुटने टेक रही है किसके आगे? वो जो एड दे रहा है। आप क्या, लोग क्या प्रचारित करते हैं कि जो एड दी जाती है वो इसलिए दी जाती है ताकि
कहीं पे तरक्की हो, लोगों को आसानी हो, जैसे हेल्थ केयर हम बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह दवा वगैरह देंगे, आदि आदि। अब दवाओं का उनका फाइजर का आपने कोविड वैक्सीन में देख लिया था किस तरह वो दवा देते हैं कि अगर कोई आफ्टर इफेक्ट हुआ तो फाइजर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके। फिर आपकी सड़क बनवा रहे हैं तो पेड़ कौन से लगाएंगे, कहाँ से जाएगी वगैरह सब रूल वो सेट करेंगे। चाइना भी ऐसे ही करता, वर्कर हमारे, मटेरियल हमारा, ये सब। तो जो देश है ना कहीं अपने आप को कॉम्प्रोमाइज महसूस करता है। तो अब आपकी क्या एक बड़ी मजेदार चीज और आ जाती है। आपने जैसे अपना प्रोडक्ट बनाया तो उसकी लेन देन के लिए आपको यूएस डॉलर यूज करने पड़ेंगे। यूएस डॉलर का एक्सचेंज रेट ऑफ कोर्स यूएस तय करेगा। वो किस बेसिस पे करेगा, आप उसकी बात कितनी मानते हैं, वो आपकी कंट्री को किस वैल्यू पे रखता है, क्योंकि और कोई एक सिस्टमैटिक आधार नहीं है कि क्यों करेंसी के रेट्स फ्लक्चुएट करते हैं। ये बेसिकली जो सिंपली आप इसको समझे तो वो आपकी कंट्री पे यूएस का कितना फेथ है, इस पे आपकी करेंसी का रेट डिसाइड होता है। अब जब आप अपनी करेंसी पे विश्वास व्यक्त करते हैं, उसे अपने रिसोर्सेस से बैक करते हैं, तो आपकी कंट्री स्टेबल हो जाती है। और अफ्रीका के काफी सारे देश अब ये कॉन्फिडेंस अपनी कंट्री के रिसोर्सेज में, अपनी करेंसी में दिखा रहे हैं और फॉरेन एड्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। जैसे बुर्किना फासो है एक देश जहाँ के जो हेड है इब्राहिम ट्रोर, वो क्या कर रहे हैं, उन्हें सड़क बनानी है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनानी है, ये कोई बहुत टेक्निकल काम नहीं है, तो ये वो अपने लोगों से करा रहे हैं। वो अपने लोगों को बुला रहे हैं, बुर्किनाबे वो स्वयं को कहते हैं, बुर्किनाबे बुला रहे हैं कि आइए सड़क बनाइए। और वो फॉरेन उससे जो फंड आएगा, फिर रिसोर्सेज आएंगे, फिर बीच बीच में प्रोजेक्ट जो है कॉस्ट के लिए लटकाया भी जाता है, फिर कॉस्ट इंक्रीज होती है। यहाँ पर क्या है, सड़क हमारी है, हमको काम करना है। इतने उत्साह से वो लोग सड़क बना रहे हैं कि एक बार किसी सड़क के पे केस आया था कि गड्ढा हो गया, तो बच्चा जा करके अपने घर से एक ईंटा ला करके उसको उसने भर दिया कि सड़क हमारी है। और ये एंथुजियाज्म जो अपने देश को बिल्ड करने का है, क्योंकि ये हॉस्पिटल मेरा है, इसके बनने में ईंटें मैंने धोए, सीमेंट मैंने लगाई, फर्श मैंने बनाई, पुताई मैंने की, सीमेंटिंग मैंने की। तो अब क्या है, उस हॉस्पिटल बिल्डिंग को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई क्षति हो गई किसी कारण से, तो ये जनता बिना किसी प्रेरणा के स्वयं आकर के जो है कर देगी, क्योंकि उसमें वो एक फीलिंग है ना, इसमें खून पसीना हमारा लगा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरीके से यही रिसोर्सेज के साथ है। कोई रबर को अपना रिसोर्स कह रहा है कि भाई हर टायर में रबर लगता है, और हर टायर के बिना दुनिया चल नहीं सकती। हर व्हीकल में आप रबर तो लोगे, और हम रबर के सोर्स हैं, तो हम रबर बैग करेंसी बना लेंगे। हम उससे अब आपको हम एक्सचेंज रेट हमारे हिसाब से करने पड़ेंगे। यूएस डॉलर को जब आप लेते हैं तो आप कमीशन देते हैं, जब उससे कुछ खरीदते या बेचते हैं तो आप कमीशन देते हैं। तो आया और गया दोनों समय आप कमीशन देते रहते हैं। ठीक है। और वो आपकी कंट्री को, आपके रिसोर्सेस को अपने मन के हिसाब से डील करते हैं। जैसे आप गद्दाफी के बारे में जानते हैं कि गद्दाफी डॉलर से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, दुनिया से दूर चले गए। दैट इज ऑल अबाउट यूएस डॉलर छोड़ना कितना कठिन है। तो अब वो कलेक्टिव इस तरह इस चीज के लिए बढ़ रहे हैं कि हम एक जना यूएस डॉलर से दूरी नहीं बढ़ाएगा, काफी सारे लोग बनाएंगे। अच्छा, डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, हम इनडायरेक्टली बना लेंगे। कैसे? बाटर है, जैसे चावल के बदले में तेल। दूसरी तरफ आपने दूसरी करेंसी से, जैसे आपने रशिया से डील किया तो रूबल में कर दिया, चाइना से किया तो युआन में कर दिया। आप गए ही नहीं उस तरफ कि चाइना को देश से कोई सामान लेने या बेचने के लिए आप पहले यूएसडी खरीदेंगे, फिर उसको चाहे रूबल में, सॉरी, युआन में कन्वर्ट कराएंगे, और उसके बाद फिर आप सामान लेंगे। ये प्रोसेस लंबा आपने छोड़ दिया। तो जो पॉलिसीज हैं वो रिवाइज हो रही है। ऊपर से काम जो है ट्रम्प के टैरिफ ने कर दिया था कि वो जो पुरानी नीतियां थी, पुराने जो क्लॉजेस थे, वो खत्म हो गए। तो आपके, अच्छा, हर देश में कुछ एक दो तो अमीर लोग होते हैं। आपको याद है पुरानी भारतीय संस्कृति में एक तरीका था, नगर सेठ का। वो तरीका बड़ा अच्छा था। कैसे, वो बताते हैं।
जो फंडिंग थी वो नगर सेट करता था, चाहे शहर के लिए हो, और राज्य के जो सेट होते थे वो राजा को लोन्स दिया करते थे। तो वो आपके इंटरनल जो प्रोजेक्ट्स है उसको आप ही के लोग फंड कर रहे हैं, तो फॉरेन इंटरवेंशन नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, अंग्रेज रेलवे लाइन लाए, तो उसके लिए लोन किसने दिया था? भाई हमारे यहाँ के लोगों ने दिया था। अभी भोपाल की एक फैमिली निकली है जो 100 साल पुराना 35,000 का लोन था, जो उन्होंने ब्रिटिश लोगों को दिया था, और अब वो केस कर रहे हैं ब्रिटेन के ऊपर कि हमारा कर्जा तो वापस करो। हम बॉन्ड लेके बैठे हैं, आपने आपका आप इतने, अब आगे की लाइन आप भर लीजिए कि आप कर्जा लेते हैं और बिना दिए भाग भी जाते हैं। तो भारत जो भी काम ब्रिटेन क्रेडिट लेता है कि उन्होंने भारत में किया, उसको फंड तो हमारे यहाँ के नगर सेठों ने किया था। तो ये काम आप अफ्रीका में होता हुआ देख रहे हैं कि अफ्रीका की जो चीजें हैं उसको अफ्रीकन स्वयं फंड कर रहे हैं। उसमें लेबर, जिसको आपने बंधुआ मजदूर कह करके डिस्कार्ड कर दिया था, लेकिन वो बंधुआ मजदूर कितना है भाई? राज्य आपको खाना देगा, राज्य आपकी स्वास्थ्य की देखेगा, और अपने ही राज्य के निर्माण में अगर आपने कुछ श्रम दान कर दिया तो आप बंधुआ मजदूर नहीं है। तो वो प्रैक्टिस जिसको बड़ी खराब तरीके से किया था, वो एक फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन है, एक फॉर्म ऑफ टैक्स। टैक्स कहना तो गलत हो जाएगा क्योंकि टैक्स अनविलिंगली भी दिया जाता है, पर एक विलिंग कंट्रीब्यूशन है अपने देश में अपने हाथ का, कि हम स्कूल बना सकते हैं, तालाब बना सकते हैं, कुएं बना सकते हैं, हम हॉस्पिटल बना सकते हैं, हम सड़क बना सकते हैं, रेलवे ट्रैक बिछा सकते हैं, जो बेसिक काम है। अच्छा, अपने लोगों को हम बाहर ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं, तो काफी सारे काम सीख के आ सकते हैं। ब्रिजेस बनाना, इंजीनियर्स वगैरह बनेंगे तो आकर के ब्रिजेस वगैरह बनाएंगे, डॉक्टर बनेंगे तो आकर के हेल्थ आदि देखेंगे। ऊपर से भारत की भी काफी मदद लग गई, हम वहां पर मेडिकल कॉलेजेस, आईआईटीज वगैरह खोल रहे हैं कि लोकल वहां पर पढ़ सके। जो हमारे जैसे हमारा कनाडा से डिस्प्यूट हुआ था निच्चर के ऊपर, तो हमने दलहन की खेती अफ्रीका से करानी शुरू कर दी। अब जो वो खेती करते थे वो प्रोड्यूस, तो हमें दाल तो चाहिए, तो हम वहां से ले लेते थे। तो ऑर्गेनिक खेती ये सब उनको हम लोगों ने सिखानी शुरू कर दी। अब अमेरिका यहाँ पे कैसे रिप्लेस होता है कि जो कॉर्न आदि की खेती अमेरिका कराता है, अगर कराएगा तो वो कॉर्न के भी सीड्स भी खुद ही देगा, सारा प्रोड्यूस ले लेगा, उसके बाद आपको उनसे वापस खरीदने पड़ेंगे। और कई बार ये जो प्रोड्यूस होता है, जो सीड्स होते हैं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, तो उसके लिए स्पेशल केमिकल लगेंगे। उस केमिकल को डालने के लिए वो भी आपको कंपनी से ऊंचे रेट्स में लेने पड़ेंगे, और बाद में उससे आपकी जमीन खराब हो जाएगी। तो फिर आपको बड़े खेत चाहिए, फिर उसके लिए आपको ट्रैक्टर चाहिए, तो जितना फायदा है उससे ज्यादा तो खर्चा आ जाता था। तो भारत ने क्या किया, इसको सिंपल एंड स्टेबल कर दिया। छोटे खेत हैं और आप एक दो वाले हल से भी, सिंपल पुराने तरीके से भी आप खेती कर सकते हैं। आपको ट्रैक्टर लेने के खर्चे को पहले शुरू में नहीं सोचना है। तो धीरे धीरे मेडिसिन चाहिए, जेनेरिक ले लीजिए। आपने कोविड के समय फाइजर का एटीट्यूड देखा था कि हम वैक्सीन देंगे, हमारी ये शर्त है, ऊपर से हम महंगा देंगे, और अगर कुछ उसका आफ्टर इफेक्ट हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। पहले तो कह रहे थे हमारे पास रिसर्च है, हम जानते हैं कि ये इफेक्ट करेगी, 100% है। उसके बाद ये दावे आपने देखा सारे झूठे निकले। तो वेस्टर्न मेडिसिन के क्लचेस से निकलना, वेस्टर्न पॉलिसीज के क्लचेस से निकलना, वेस्टर्न कल्चर के क्लचेस से निकलना, और एक राष्ट्रवादी बनना, अपने रिसोर्सेस पे, अपनी सॉवरेनिटी पे अधिकार रखना, और अपने लोगों के तरक्की में कंट्रीब्यूट करना। तो काफी सारे, क्योंकि अफ्रीकन नेशंस इतने अमीर नहीं है, तो स्टेट फंड कर रहा है फॉरेन एजुकेशन को, स्टेट फंड कर रहा है, फ्री में करा रहा है एजुकेशन वगैरह। तो उससे जनता ऊपर आती जा रही है, और इसका सुपरिणाम ओवरऑल अफ्रीका में देख रहे हैं। और धीरे धीरे इससे, एक तो अमेरिका जहां जाता है वहां पे सिविल वॉर अक्सर हो जाती है, कि टू पार्टी सिस्टम आता है, उसमें एक पार्टी जो स्ट्रांग होती है वो सत्ता में होती है, जो विपक्ष है वो अमेरिका का होता है, और उसके बाद फिर धरना प्रदर्शन और नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी फिर आएगा, और डेमोक्रेसी की स्थापना करते करते सिविल वॉर करा करके चला जाएगा।
जिसको लड़ने के लिए आपको अमेरिकन हथियार चाहिए, तो फिर अमेरिका आएगा और आपके रिसोर्सेस पे अधिकार करेगा, फिर आपको हथियार देगा और एक विशियस साइकिल शुरू हो जाए। सूडान एक ऐसा देश है जिसकी मिट्टी में सोना है, बहुत सारे सोने के खान हैं, लेकिन वो गरीब है और खाने के लिए तरस रहा है, थैंक्स टू पॉलिसीज ऑफ अमेरिका, या आप यूनाइटेड नेशन कह लीजिए। तो अफ्रीका स्टेप बाय स्टेप सेल्फ रिलायंस के साथ बाहर आ रहा है। यहाँ पर भी एक वो है ना, ये सड़क कब बनेगी, ये कब बनेगा, रादर देन ये क्वेश्चन करके हथियार उठाने के, अफ्रीकन ने बिना किसी क्वेश्चन किए फावड़े उठाए, और ये जो जिससे मजदूर काम करते हैं वो सारे हथियार उठा करके अपने देश को बनाना शुरू कर दिया, और फॉरेन एड को, फॉरेन चीजों को रिजेक्ट करके धीरे धीरे वो इस सब चीज से बाहर आ गए। सो लेट्स सी आगे किस तरीके से ये बढ़ते हैं। पर जिस तरह की अपने में आत्मविश्वास है, सेल्फ फंडिंग है, और अपनी चीजों पे एक साइलेंट अभिव्यक्ति है, वो अफ्रीका को बहुत सारी चेन से मुक्त करके एक उन्नत देश बनाएगा, क्योंकि सबको मालूम है अफ्रीका रिसोर्सेस और ह्यूमन पॉपुलेशन में रिच है। अगर वो फॉरेन पॉलिसी से बाहर आता है तो उसकी तरक्की तय है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।